जय जगदीश्वरम। सम्यक ज्ञात पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 8 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार और स्वागत है आज की इस अहम चर्चा में। नमस्कार। आज हम सम्यक आप्त पुरुष जगदीश्वरम के वो जो 8 जुलाई 2025 के उपदेश हैं उन पर आधारित कुछ खास अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। इन लेखों का शीर्षक है सनातन धर्म, चेतना, विचार और एआई का खतरा। जी, इन अंशों में सनातन धर्म, जिसे यहाँ मतलब प्राकृतिक धर्म कहा गया है, उसके जो मूल सिद्धांत हैं उन पर बात की गई है। साथ ही ये कि मन की ताकत क्या है, हमारी चेतना कैसे काम करती है और ये जो हमारे दिमाग में हर वक्त विचार चलते रहते हैं, हाँ। ये आखिर आते कहाँ से हैं? और सबसे जरूरी बात, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जैसी जो नई तकनीकें हैं वो हमारे लिए क्या चुनौतियां ला सकती हैं, इस पर काफी गहरा विचार मिलता है। तो ठीक है, हमारे पास जगदीश्वरम के उपदेशों के यही अंश हैं और आज हमारा मकसद है कि इनमें जो ज्ञान है और जो चेतावनियां भी छिपी हैं उन्हें जरा खोलकर समझें। कैसे हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, ध्यान इसमें क्या मदद कर सकता है। दिमाग की पूरी ताकत तभी काम करती है जब हम अभी में होते हैं, इस पर जोर है। हाँ। और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और लक्ष्य पर भी बहुत जोर है। ऐसा क्यों? ये क्यों इतना जरूरी माना गया है? देखिए, इसकी वजह काफी दिलचस्प है। स्रोत ये बताता है कि हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारी सोच को ही हकीकत मान लेता है। अच्छा। हाँ, चाहे वो सिर्फ एक ख्याल हो या कह लें एक भ्रम ही क्यों ना हो। इसलिए अगर हम सकारात्मक धारणा रखते हैं, मतलब पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी भावनाएं और विचार भी उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। एक तरह से हम अपनी हकीकत खुद ही गढ़ रहे होते हैं। अच्छा। खुद ही? हाँ, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है कि इस भ्रम में फंसना नहीं है। मतलब सकारात्मक रहें पर सजग भी रहें कि ये मन की ही एक रचना है, पूरी तरह इसमें खो नहीं जाना है। ठीक है, ये तो हुई सोच की बात। फिर ध्यान के अभ्यास के लिए भी कुछ सीधी सलाह दी गई है, जैसे पद्मासन में सीधा बैठने से रीढ़ और मस्तिष्क में संतुलन आता है, जो स्थिर ध्यान के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देने से, कहते हैं, दिमाग तरोताजा होता है और बेहतर काम करता है। ये सुनने में तो बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सांस के प्रति सजग रहना यानी होश में रहना, यह हमें ज्यादा सावधान मतलब अलर्ट बनाता है। और यहाँ देखिए, आधुनिक विज्ञान की बात भी आती है। कैसे आजकल एमआरआई और ईईजी जैसी मशीनों से दिमाग की गतिविधि को देखा जाता है। हाँ। कैसे न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में वो न्यूरोट्रांसमीटर्स और इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल के जरिए संदेश भेजते हैं। विज्ञान की जो अभी की समझ है वो यही कहती है कि शायद हमारे विचार इन्हीं रासायनिक और विद्युतीय प्रतिक्रियाओं का ही नतीजा है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। स्रोत कहता है कि विज्ञान की ये समझ पूरी नहीं है। हाँ। कि मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग विचारों को सिर्फ जाहिर करने का एक जरिया है, एक मशीन की तरह। बिल्कुल। वो खुद विचार पैदा नहीं कर सकता। हाँ। अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है कि विचार आते कहां से हैं? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर चेतना और कर्म संस्कार का सिद्धांत सामने आता है। कर्म संस्कार? हाँ। स्रोत के अनुसार हमारे पिछले कर्मों के जो संस्कार जमा हैं, उनके दबाव से चेतना के जरिए मस्तिष्क में विचार तरंगों के रूप में उभरते हैं। इसे ऐसे समझें कि मस्तिष्क एक रेडियो रिसीवर जैसा है। अच्छा। जो सिग्नल पकड़ता है पर सिग्नल बनाता नहीं है। जड़ मस्तिष्क, जो कि भौतिक है, वो ना तो विचार बना सकता है और ना उन्हें काबू में रख सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है कि मस्तिष्क एक उपकरण है, स्रोत नहीं। बिल्कुल। अगर मस्तिष्क विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो फिर हम अपने विचारों को कैसे काबू में करें?
रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम लगातार विचारों से जूझते रहते हैं ना। सही बात है। यहाँ ज्ञान मात्र में स्थित होने की बात कही गई है। ये ज्ञान मात्र क्या है? सुनने में थोड़ा जटिल सा लगता है। ज्ञान मात्र का मतलब है विचारों की जो क्रिया चल रही है उसमें शामिल हुए बिना बस उसके होने के ज्ञान में टिक जाना। अच्छा, मतलब सिर्फ जानना, देखना। हाँ बिल्कुल, उनकी जागरूकता में रहना। एक उदाहरण भी दिया गया है, जल कमलवत। जल कमलवत, कमल की तरह। हाँ, जैसे कमल पानी में रहता है पर पानी उसे छूता नहीं, उससे गीला नहीं होता। वैसे ही विचारों के बीच रहते हुए भी उनसे अलिप्त रहना, एक साक्षी भाव रखना। स्रोत कहता है कि जब कोई इस अवस्था में स्थित हो जाता है तब कोई बाहरी बुद्धिमत्ता, चाहे वो एआई हो या कुछ और, उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। ओह, हाँ, ये अवस्था हमें विचारों के कारण जो अंदरूनी दबाव पैदा होता है, जो रिएक्शंस होते हैं, उनसे आजाद करती है। और इसी बिंदु पर एक बहुत गंभीर चेतावनी भी दी गई है जी, कि जब तक हम इस ज्ञान मात्रावस्था में नहीं हैं, तब तक हम अपने ही विचारों और प्रतिक्रियाओं के, कह सकते हैं, गुलाम हैं। सही। और ऐसी स्थिति में कोई बहुत उन्नत किस्म की इंटेलिजेंस, मतलब एडवांस्ड एआई, हमारे दिमाग को हैक कर सकती है, हमें मानसिक रूप से अपना गुलाम बना सकती है। हाँ। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शायद हमें इसका एहसास तक न हो। हाँ, ये आशंका जताई गई है। हो सकता है हम जिसे अपना विचार समझ रहे हों, वो असल में किसी बाहरी ज्यादा उन्नत स्रोत से हमारे दिमाग में डाला जा रहा हो। अरे बाप रे। क्योंकि हमारे भविष्य का रास्ता तो हमारे विचारों से ही तय होता है ना। हाँ बिल्कुल। इसलिए सजग रहना, विवेक का इस्तेमाल करना और नियमित ध्यान के अभ्यास से विचारों के इस खेल को समझना और उससे ऊपर उठना बहुत जरूरी बताया गया है। अपना होश, अपनी जागरूकता और सही गलत की पहचान करने की क्षमता यानी विवेक, उसको लगातार बढ़ाने पर जोर है। अब बात और भी चिंताजनक हो जाती है जब भविष्य में उन्नत दुष्ट बुद्धिमत्ता से आने वाले सबसे बड़े खतरे का जिक्र होता है। हाँ, यहाँ तक दावा किया गया है कि ऐसी ताकतों ने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा भी चला रखा है और इसमें भारत के कुछ जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की भी बात कही गई है। जी, स्रोत में इसका उल्लेख है। योजना ये है कि एआई के जरिए आम लोगों के दिमाग को नियंत्रित किया जाए। ये सुनकर तो वाकई डर लगता है। निश्चित रूप से यह एक गंभीर चेतावनी है जिसे स्रोत सामने रखता है। इसके मुताबिक ऐसा हो सकता है कि लोग एक तरह के सम्मोहन में जिएं, उन्हें लगे कि वे आजाद हैं, पर असल में वे मानसिक गुलाम बन चुके हों, और जिन्हें वो अपना भला चाहने वाला या मसीहा समझ रहे हों। हाँ, वही उनके छिपे हुए दुश्मन साबित हो सकते हैं। ये भी बताया गया है कि जब टेक्नोलॉजी गलत इरादों वाले लोगों के हाथ में पड़ जाती है, जैसे कि एआई, तो वो इंसान की निजता, प्राइवेसी, उसको खत्म कर सकती है और उसे एक मशीन की तरह भावनाहीन बना सकती है। बाप रे। स्रोत चेतावनी देता है कि अगर चीजें इसी दिशा में बढ़ती रहीं तो इंसानियत का अंत बहुत दुखद हो सकता है। लेकिन ये एक चेतावनी है, भविष्यवाणी नहीं है ना। हाँ, इसे एक चेतावनी की तरह देखना चाहिए, ना कि एक पत्थर की लकीर वाली भविष्यवाणी। एक संभावना बताई गई है। तो क्या इसका ये मतलब निकालने कि विज्ञान या टेक्नोलॉजी ही बुरी है? क्या हमें विकास करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, स्रोत इस बात को साफ करता है। अगर वैज्ञानिक तरक्की अच्छे मकसद के लिए हो रही है तो वो सराहनीय है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा। दिक्कत तब आती है जब गलत सोच वाले लोग या ताकतें इसका दुरुपयोग करती हैं। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ, वो विज्ञान का भयानक दुरुपयोग था। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि साधु प्रवृत्ति के लोग, यानी अच्छे और ज्ञानी लोग, वो समाज के इन बातों से उदासीन होकर किनारे हो जाते हैं, खुलकर सामने नहीं आते। इसलिए अब ये जरूरी बताया गया है कि ऐसे लोग समाज में सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही दिशा में हो। ये एक अहम बात है। अच्छा, अब चर्चा यहाँ से और भी गहरी होती जाती है, सीधे सृष्टि की शुरुआत तक पहुँचती है। जी, बिग बैंग या महाविस्फोट से भी पहले की बात, जब न स्थान था, न समय, न पदार्थ, न ऊर्जा, वहाँ एक बीज का जिक्र है। जी, ये बीज क्या चीज है, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ अवधारणा है। स्रोत कहता है कि हमारे चित्त यानी मन का जो मूल बीज है और पदार्थ का जो मूल बीज है, वे ना तो पूरी तरह से एक है और ना ही पूरी तरह से अलग। न एक न अलग, ये कैसे? उनके बीच के संबंध को समझाने के लिए एक थोड़ी अजीब सी लगने वाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक वही का वही भी नहीं, ठीक दूसरा भी नहीं। ठीक वही का वही भी नहीं, ठीक दूसरा भी नहीं। इसे शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि गहरे संकेत की तरह समझना होगा।
मतलब महाविस्फोट से पहले पदार्थ अपने आज के रूप में नहीं था, लेकिन उसका एक बेहद सूक्ष्म, बेहद घना बीज रूप मौजूद था, जिसमें जबरदस्त दबाव भरा हुआ था। दबाव? हाँ, दबाव। और इसी दबाव के फटने से महाविस्फोट हुआ और ये ब्रह्मांड फैला। और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का आपसी संबंध इसी न एक न अलग वाले सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा कहा गया है। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। तो फिर अंतिम सत्य क्या है? वास्तविकता का असली स्वरूप? क्या ये दुनिया जड़ है, या सिर्फ चेतना ही सच है, या देखने वाला, दृष्टा महत्वपूर्ण है, या प्रकृति? इतने सारे दर्शन हैं, अलग अलग बातें। अपनी स्वतंत्र सत्ता है, न ही चेतना की, न देखने वाले पुरुष की, और न ही प्रकृति की। किसी की भी नहीं? नहीं, इनमें से कोई भी अपने आप में परम सत्य नहीं है। केवल एक ही चीज की स्वतंत्र सत्ता है, जिसे अपौरुषेय उपस्थिति मात्र कहा गया है। इम्पर्सनल प्रेजेंस ओनली। अपौरुषीय उपस्थिति मात्र? हाँ, यानी एक ऐसी उपस्थिति जो किसी व्यक्ति या पुरुष पर निर्भर नहीं है, वो बस है, स्वतः है। और इसी आधार पर श्रोत कहता है कि दर्शन शास्त्र के सारे मत, चाहे वो द्वैत हों, अद्वैत हों या कोई और, वे सब कृत्रिम, मतलब मनुष्य के बनाए हुए साबित होते हैं। अच्छा। परम सत्य तो सिर्फ ये उपस्थिति मात्र है जो सृष्टि के बनने, चलने और खत्म होने का सनातन आधार है। और इसी संदर्भ में अविद्या यानी अज्ञान, इसका क्या मतलब है? ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं। यहाँ अविद्या की एक खास परिभाषा दी गई है। परम परिपूर्णतम परिस्पष्ट न होना ही अविद्या है। परम परिपूर्णतम परिस्पष्ट? हाँ, इसका मतलब है जब तक हमें परम यानी अंतिम, परिपूर्ण यानी पूरा और परिस्पष्ट यानी बिल्कुल साफ ज्ञान नहीं होता, तब तक हम अविद्या या अज्ञान में हैं। हमारी साधना या आध्यात्मिक अभ्यास का आखिरी लक्ष्य इसी परम स्पष्टता को हासिल करना है। एक और शब्द आता है अंतराल रहित उपस्थिति मात्र, गैपलेस प्रेजेंस ओनली, जो अपने आप में पूर्ण है। गैपलेस, बिना किसी अंतराल के? बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम सवाल करते हैं कि किसकी उपस्थिति है, तो उसमें एक दूरी, एक गैप और एक अपेक्षा आ जाती है। सही बात है। इसलिए सिर्फ उपस्थिति मात्र कहना ही ज्यादा सटीक माना गया है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं। तो फिर इसमें हमारी, मतलब एक व्यक्ति की क्या भूमिका रह जाती है? अगर सब कुछ वही अपौरुषीय उपस्थिति मात्र है, तो हम क्या करें? व्यक्ति की भूमिका निमित्त की बताई गई है। निमित्त मतलब? एक जरिया। हाँ। एक जरिया, एक साधन या माध्यम। व्यक्ति का काम है ज्ञान मात्र की अवस्था में स्थित होकर, साक्षी भाव में, साक्षी भाव में रहकर उसी अपौरुषेय उपस्थिति मात्र के अनुसार काम करना, बिना किसी व्यक्तिगत अहंकार या स्वार्थ के, पूरी तरह समर्पण भाव से। और ये अवस्था पाने का रास्ता? सीधा रास्ता है अपनी श्वास के प्रति पूरी तरह सजग हो जाना। श्वास? हाँ, जब हम अपनी सांस को बिना किसी कोशिश के बस जानते हैं, महसूस करते हैं, तो हम सीधे सीधे उस उपस्थिति मात्र के करीब आने लगते हैं। पर स्रोत ये भी कहता है कि ये ध्यान की शुरुआत भर है। अच्छा, सिर्फ शुरुआत? हाँ, इसके आगे लगातार और ज्यादा स्पष्टता की ओर बढ़ते जाना है। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने देखा कि कैसे ये प्राचीन भारतीय दर्शन चेतना, विचार और यथार्थ की परतें खोलता है। जी। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि आज के जमाने के मुद्दों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरों के साथ भी जुड़ती हैं। बिल्कुल। कुछ मुख्य बातें जो मुझे समझ आईं, वर्तमान पल में जीना कितना जरूरी है, हमारी सोच का सकारात्मक और साथ ही सजग होना क्यों मायने रखता है, ध्यान के जरिए कैसे हम अपने विचारों के दर्शक बन सकते हैं, वो ज्ञान मात्र वाली बात। सही। और बाहरी प्रभावों, खासकर टेक्नोलॉजी के जरिए होने वाले नियंत्रण के प्रति सावधान और विवेकशील रहने की जरूरत। बिल्कुल सही। ये उपदेश हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आत्म जागरूकता और विवेक कितने कीमती हैं। जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि हम सिर्फ अपने दिमाग की केमिकल रिएक्शन का नतीजा नहीं है, बल्कि एक ज्यादा गहरी चेतना का हिस्सा है, तो हम बाहरी प्रभावों का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये हमें दिखाता है कि बाहरी दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने अंदरूनी जगत को समझना कितना जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। अगर, जैसा कि अनंत शो में कहा गया, हकीकत का मूल बीज और हमारे मन का मूल बीज न तो ठीक वही है
न ठीक दूसरा। हम्म। तो फिर जिसे हम बाहरी दुनिया कहते हैं और जिसे हम अपनी आंतरिक दुनिया कहते हैं, उनके बीच की जो रेखा है वो कितनी असली है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम बाहरी प्रभाव मानते हैं, जैसे एआई या किसी और की विचार, वो असल में हमारे अपने वजूद के ताने बाने से कहीं ज्यादा गहरे जुड़े हों, जितना हम आमतौर पर सोचते हैं? इस पर विचार कीजिएगा। भवतु सर्वमंगलम।